नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं पीसी पंत। दोस्तों, हिंदी की आज यह तीसरी क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। पहली दो क्लास में हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में पढ़ा था और आज दोस्तों हिंदी का दूसरा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्णमाला के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले दो क्लासों में मैंने बताया था हिंदी भाषा के विकास के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे बताए थे। कुछ क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको डाले थे ग्रुप में कि किस प्रकार से क्वेश्चन पिछले पेपरों में आए हुए हैं। और पहला जो चैप्टर था दोस्तों, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ से देखा जाता है। और आज जो ये चैप्टर है वर्णमाला दोस्तों, इसके बिना कोई भी छात्र अगर हिंदी का अध्ययन करता है तो वह अधूरा रह जाता है, जैसा कि आप स्वयं ही आज इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से समझिएगा। और जब आप क्लास को देखेंगे दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर के आप नोट्स बनाइएगा और पहले आप रफ भी बना सकते हैं, उसके बाद आप फेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ वर्णमाला को। तो दोस्तों, वर्णमाला अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 अलग अलग शब्दों से मिलके बना है, वर्ण और माला। दोस्तों, क्या यह वर्ण होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग अगर घर बनाते हैं, घर यदि बनाते हैं तो घर की जो पहली ईंट होती है दोस्तों, वही क्या करती है, नींव का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी किसी भी भाषा का शब्द है तो दोस्तों उसकी पहली इकाई वर्ण होती है और वर्ण को हम लोग ध्वनि भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन नॉर्मली छात्र याद करके जाते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वर्ण, लेकिन वहाँ वर्ण ऑप्शन में आता नहीं है, वहाँ ऑप्शन में आ जाता है ध्वनि और वर्ण को गायब कर देगा। तो दोस्तों, ध्वनि और वर्ण एक ही है। दोस्तों, कैसे, यानी किसी भी भाषा, किसी भी बोली, कुछ भी लिखा गया हो तो उसकी पहली इकाई क्या है दोस्तों, वर्ण है, जिसको हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। जैसे अगर कोई हिंदी में बोल रहा है या सपोज दैट कोई चाइना की भाषा बोल रहा है, चाइनीज़ बोल रहा है, भले ही वो चाइनीज़ बोल रहा है लेकिन उसके मुख से जो भी ध्वनि निकल रही है, जो भी वर्ण निकल रहा है, वही उसकी भाषा की पहली इकाई होती है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन गया कि किसी भी भाषा या बोली की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। दोस्तों, इसी वर्ण का अगर हम लोग एक तरीके से पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम कह देते हैं वर्णमाला। कई बार दोस्तों होता क्या है कि कई छात्र इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि वर्ण का मतलब कि भाई ओ, आ, ई ये सब होगा और जो क, ख, ग, घ है ये तो व्यंजन है, ये वर्ण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका वर्ण की अगर हम बात करें तो चाहे वो अ हो, चाहे वो क हो, चाहे वो ख हो, यानी अ से लेकर के ज्यों तक, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो है एक ध्वनि है तो दोस्तों वह क्या है, वर्ण है। इसीलिए हमने छोटी कक्षाओं में देखा भी होगा, वर्णमाला जहाँ लिखा रहता था वहाँ अ से लेकर के ज्यों तक सभी चीज़ें होती थी। तो दोस्तों, अगर कोई बोलेगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो हमारा जो सटीक जो परिभाषा होगी वह होगी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण किसे कहते हैं, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर आगे देखिए दोस्तों, लेखन की दृष्टि से यानी लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 है। अगर दोस्तों मैं बात करूं लेखन की, लेखन मतलब कि जो लिखे जाते हैं ओ, आ, ई, ऊ करके, जो टोटल जो कंप्लीट हमारे हैं लिखने के आधार पर दोस्तों उनकी संख्या है 52। कितना है, 52। कभी भी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ साफ साफ मेंशन किया जाता है कि लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है, या फिर साफ साफ लिखा रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। ठीक है, तब भी क्या होगा, आंसर 52। लेकिन दोस्तों अगर वो क्वेश्चन को घुमा करके आपसे पूछेगा, और पूछता भी ऐसी है दोस्तों, वो ऐसे पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर या उच्चारण के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन यही आता है। तो आपको सही आंसर होगा 45।
क्योंकि दोस्तों लेखन के आधार पे वो कम पूछता है या फिर कुल उनकी संख्या कम पूछता है, नॉर्मली कोई भी बता देगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा 45। कैसे दोस्तों? दोस्तों जो स्वर होते हैं वो उच्चारण के आधार पर होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। और व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? वो होते हैं 35। ध्यान दीजिएगा, 35 व्यंजन और 10 स्वर मिलाकर के कितना हो गया? 45। तो उच्चारण की दृष्टि से जो है वो टोटल वर्णों की संख्या है वो है 45। अब आप कहेंगे गुरुजी की 7 कम कैसे हो गए? देखिए दोस्तों, 7 इसलिए कम हुए क्योंकि हम जो अभी स्वरों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अंक अह 2 हो गए, वो अयोगवाद हो गए, एक री हो गया 3, तो 3 तो ये कम हो गए, यानी 52 में से 3 कम हो गए, तो कितने बचे? 49। अच्छा, अब हम तो कह रहे हैं कि 45 ही हुए, तो 4 और कम होने हैं। 4 जो व्यंजन कम होते हैं वो होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होता है दोस्तों? वो होता है श, कक्ष, त्र और क्यों। मैं इन सबको आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ पर उद्देश्य यह है कि देखिए दोस्तों, 4 यह हो गए, 3 ये हो गए, 4 और 3 कितना हो गया? 7। इसीलिए 52 में से 7 घटाते हैं, तो उच्चारण के अनुसार वर्णों की संख्या होती है 45। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन घुमा करके आता है, वहाँ पर आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार सही करना है। कई सारे छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों जो हम अब आगे अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो मैं आपको इन 10 स्वरों को बताऊँगा, 35 व्यंजन को बताऊँगा। जहाँ मैंने आपको ये 35 व्यंजन और 10 स्वर समझा दिए और आपको पूरा ये समझ में आ गया, तो दोस्तों समझ लीजिए वर्णमाला का जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया। अब ये 10 स्वर जो हैं दोस्तों, इसमें हम ये समझेंगे कि कौन सा स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है, प्रलुप्त स्वर क्या होता है, अग्र स्वर क्या होता है, पश्च स्वर, यानी हमको पूरा DNA करना है स्वरों का। और अब जो 3 स्वर छोड़े हैं उनको भी समझना है। और दोस्तों जब व्यंजन पढ़ेंगे तो वहाँ अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, घोष अघोष क्या है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अगर हमने ये सब अध्ययन कर लिया, क्या स्पर्शी व्यंजन होता है, यानी जब हम किसी व्यंजन को या स्वर को बोलते हैं तो मुख में कहाँ पर घर्षण होता है, ये सब चीज़ें हमको इस अध्याय में पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आपने क्या समझा कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? किसी भी भाषा या बोली का जो सबसे छोटा रूप होता है, यानी मकान की जो पहली ईंट होती है, समझ लीजिए वही क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो उसी को हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। लेखन के आधार पर हमने देखा टोटल कितने होते हैं? 45। तो हम इनको 2 भागों में तोड़ लेंगे, स्वर और व्यंजन। तो क्योंकि दोस्तों आपको पता है वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। अब दोस्तों नॉर्मली मैं यहाँ पर छिपा दे रहा हूँ, जैसे कई बार आपसे कोई सयाने व्यक्ति पूछेंगे कि बताओ स्वर किसे कहा जाता है ना। या आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, सोचो कि PCS के इंटरव्यू में आप बैठे हो या फिर आप LT प्रवक्ता के इंटरव्यू में बैठे हो और आपको पूछ लिया कि स्वर किसे कहते हैं, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या जवाब दे देते हैं? बोलते हैं कि सर जो अ आ ई ऊ होता है वो स्वर होते हैं, क ख ग घ जो होते हैं व्यंजन होते हैं। दोस्तों नहीं, गलत है। इस आधार पर हम स्वर और व्यंजन की परिभाषा नहीं बता सकते हैं। स्वर की क्या परिभाषा है, व्यंजन की क्या परिभाषा है, सर्वप्रथम जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर जिसको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों, जो यहाँ मेरे साथ स्वर को अच्छे से समझ लेगा तो समझ लीजिए कि उसको आगे चलकर जो संधि विच्छेद वाला चैप्टर है वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों यही कारण है जो लोग जो है हिंदी से डरते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको स्वर का ज्ञान नहीं होता है कि क्या ह्रस्व स्वर होता है, क्या दीर्घ स्वर होता है। तो दोस्तों इसकी वजह से उनको संधि विच्छेद करने में भी कठिनाई होती है। अगर जिसको ये समझ में आ जाए, अब जैसे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ यदि, तो यदि लिखूँगा तो ऐसे लिखूँगा ना, क्यों? क्योंकि मैं यदि की बात कर रहा हूँ, दो पर छोटा ई आएगा। अगर मैं ये लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जिसको ये चैप्टर समझ में आ जाए ना, तो वो कभी भी वर्तनी जो होती है उसको भी गलत नहीं करता है। ठीक।
ठीक है। जो इमला लिखने का होता है उसको भी गलत नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे बड़ी क्लास है, अच्छे से समझिएगा, पूरा चैप्टर इसमें हम फिनिश करेंगे। दोस्तों चलो शुरू करते हैं स्वर की। तो दोस्तों स्वर उसे कहते हैं कि जो स्वर, पहले मैं परिभाषा आपको बता दूं कि ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात कि जिनको बोलने के लिए ऐसे वर्ण, मैंने कहा था ना कि चाहे औवा हो चाहे कौख हो, हैं सब वर्ण हैं, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए या जिनको बोलने के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे देखिए दोस्तों औ है, अब मैं औ बोल रहा हूँ तो मुझे और किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ रही है इसको बोलने में। लेकिन अगर दोस्तों यही मैं कौ बोलूँ तो दोस्तों ये कौ नहीं है बल्कि कौधन औ है, इसको कहते हैं व्यंजन। यानी व्यंजन उन्हें कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए या जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य जो है वर्णों की आवश्यकता पड़ती है या स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं हम व्यंजन। और स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर परिभाषा आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिखा है ऐसे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको कहते हैं हम स्वर, ठीक है। जैसे ओ आ ई आपको समझ में। और व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? व्यंजन उसे कहते हैं कि जिसको पुकारने के लिए, उच्चारित करने के लिए किसी दूसरे वर्ण यानी स्वर की आवश्यकता होती है। अभी पढ़ेंगे आगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वर की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया है कि परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या 13 है। अगर दोस्तों एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी है, या खाली आ गया हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको समझना है कि ऑप्शन क्या दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर होता है 13। लेकिन कभी कभी खाली ऐसे कह देता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन 10 भी दे देगा, 11 भी दे देगा, 13 भी दे देगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप सही आंसर 11 करोगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गया आप, क्यों? क्योंकि उसने उच्चारण की दृष्टि से नहीं कहा है, उच्चारण की दृष्टि से कहेगा 10, कुल कहेगा तो 13। लेकिन अगर वो कहता है कि हिंदी वर्णमाला में, हाँ परंपरागत रूप से कहेगा तो 13, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 इसलिए दोस्तों क्योंकि अंक औह को नहीं गिनते हैं, री ऋषि को वहाँ पर गिनते हैं। आप अपनी बुक में देखोगे कहीं पर 11 भी सही आंसर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कुल स्वरों की बात करूँ तो दोस्तों उनकी संख्या है 13, और परंतु अगर मैं उच्चारण की दृष्टि से कहूँ तो दोस्तों उनकी संख्या है 10। 3 क्वेश्चन आपका बन गया। परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10। और दोस्तों ऐसे भी कह सकता है लेखन की दृष्टि से कितने हैं, तो 13, या खाली दे देता है स्वरों की कुल संख्या कितनी है, वहाँ 11 ऑप्शन में होगा तो सही आंसर आपका 11 होगा। 11 ऑप्शन में नहीं है तो भाई बल्ले बल्ले 13 सही कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लेना कि 11 भी होता है, कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि शुद्ध रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 सही आंसर होगा। और उच्चारण शब्द जहाँ आ जाएगा वहाँ 10 होगा। तो ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि जो उच्चारण की दृष्टि से जो अंक और अह है वह अयोगवाद स्वर है, और दोस्तों जो री ऋषि है वह मूर्धन्य है, ठीक है। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर सारे लिखे हैं, आप देख सकते हैं ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये 10 हैं, इसमें मैंने री ऋषि नहीं लिखा है और अंक ओह नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है नीचे री ऋषि क्या है दोस्तों? मूर्धन्य स्वर है, और अंक ओह क्या है? अयोगवाद है। यानी अब आपको क्या समझना है, अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में शुद्ध रूप से कितने स्वर हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 11, और परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या 13, ठीक है। और उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो दोस्तों वह हैं 10। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाता है 10, और कभी कभी वो 11 वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आप ऑप्शन को देख करके सोच समझ करके वहाँ पे
टिक करें। और ये बड़ा ही विवादास्पद क्वेश्चन बन जाता है जब भी आता है, ठीक है। तो दोस्तों अंक और अह क्या है दोस्तों, यह है अयोगवाद, मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ। अंक और अह जो हैं अयोगवाद हैं। अयोगवाद क्यों है वो बताता हूँ दोस्तों। अयोगवाद इसलिए हैं, इसलिए अयोगवाद कहा गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पर अयोगवाद, कि आखिर अंक और अह को अयोगवाद क्यों कहा गया। दोस्तों अयोगवाद इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो दो स्वर हैं तो ये स्वर, लेकिन लेखन की दृष्टि से तो ये स्वर हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है, इसलिए इनको कहा गया अयोगवाद। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जब मैं उच्चारण करता हूँ अंक का और अह का, तो दोस्तों अ पर न लगा हुआ है, देखिए व्यंजन की तरह काम कर रहा है, यानी स्वतंत्र नहीं है। और इस पर देखिए ह विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से क्या है कि ये व्यंजन हैं और लेखन की दृष्टि से स्वर हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अयोगवाद। और एक चीज़ आपको बता दूं, नई चीज़, कि इनमें जो अंक होता है दोस्तों, इसका एक और नाम है अनुस्वार भी कहते हैं, अनुस्वार। और अह जो होता है दोस्तों उसको विसर्ग भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अयोगवाद, मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, ऐसे वर्ण जो लेखन की दृष्टि से स्वर और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाद कहते हैं। अगर कोई आपसे अयोगवाद की परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हैं। कभी कभी दोस्तों परिभाषा भी एग्जाम में आ जाती है कि ऐसे आ जाएगा कि ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन और लेखन की दृष्टि से स्वर होते हैं, तो हमारा आंसर होगा अयोगवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों मात्रा और उच्चारण की यदि मैं बात करूं तो स्वरों को फिर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन दोस्तों? अच्छा एक चीज़ और बताता हूं दोस्तों, 9 जनवरी 2017 को एक पेपर हुआ था, उसमें खाली ऐसे क्वेश्चन आ गया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कुछ नहीं लिखा उसने, खाली लिख दिया स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सीधे आंसर क्या था हमारा? 3, क्योंकि अभी मैं पूरा स्वरों के बारे में आपको बताऊंगा, हर जगह 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है, तो चिंता मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला क्या है स्वर दोस्तों, वो है ह्रस्व। तो ह्रस्व का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी ह्रस्व स्वर का मतलब हुआ छोटा। अब हम छोटा स्वर किसे कहेंगे दोस्तों? छोटा स्वर उसे कहेंगे हम कि जिसको बोलने में कम समय लगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा स्वर जिसको बोलने में मुख से कम हवा निकलती है, जैसे अल्प प्राण महाप्राण होते हैं, वहाँ वो व्यंजन की बात होती है, तो यहाँ पर स्वर की बात है। जिस प्रकार से दोस्तों व्यंजन में अल्प प्राण महाप्राण होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार से स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ होता है। तो दोस्तों ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं? अ, ई और उ, ये होते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर, यानी अ यानी छोटा आ भी कहते हैं इसको, छोटी ई और छोटा ऊ। और दोस्तों जितने बाकी बच गए दोस्तों वो क्या होते हैं? दीर्घ, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। और बाकी अंक हो तो अयोगवाद होते हैं, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक तीसरा होता है दोस्तों पलुप्त स्वर, ठीक है। अच्छा री किस में रखा गया है? मूर्धन्य स्वर में रखा जाता है। अभी हम वो जो जब हम बात करेंगे कि जहाँ से कोई भी स्वर निकलता है तो उसके आधार पर वह मूर्धन्य होगा। पलुप्त स्वर उसे कहते हैं दोस्तों ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी उनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? पलुप्त स्वर। लेकिन दोस्तों पलुप्त स्वर इसलिए भी इनको कहा जाता है कि इनका प्रयोग जो है हिंदी में बहुत कम है। नाटक वगैरह लिखने में इनका प्रयोग, या किसी में कोई संवाद हो, किसी को पुकारना हो, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों किसी को संबोधन कर रहे हैं या किसी शब्द के पीछे रा लगा हुआ है, को, अपी लगा हुआ है, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीभ के प्रयोग के आधार पर, और एक बात बता दूं दोस्तों, मैं आज आपको दिखाऊंगा भी कुछ क्वेश्चन, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ना बने, पॉसिबल ही नहीं है। बिना इस चैप्टर के कभी भी क्वेश्चन पेपर नहीं बन सकता है, आप मान के चलिए। कभी 2 तो कभी 1 क्वेश्चन हर पेपर में आता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं स्वर। पहला स्वर होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है
पश्च स्वर। और दोस्तों इनको जब आप प्रैक्टिकली बोल के देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब वो एग्जाम में दे देगा निम्नलिखित में से कौन एक मध्य स्वर है, तो दोस्तों मध्य स्वर होता है ओ, और नॉर्मली यही ज़्यादा एग्जाम में आने का चांस भी रहता है। अग्र स्वर मतलब क्या हुआ दोस्तों, जीभ के आगे वाले हिस्से का प्रयोग होगा। देखिए मैं बोल के देख रहा हूँ ई ए आई, ई ए। जब मैं ई और ए बोलता हूँ तो दोस्तों मेरी जीभ बिल्कुल तीखी हो जाती है और उसके आगे वाला हिस्सा जो इस प्रकार से हमारी टंक होती है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है इसका प्रयोग होता है। और दोस्तों जब हम ओ बोलते हैं, अब ई और ओ में कितना अंतर है, ओ जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जीभ का जो मध्य भाग होता है इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं मध्य स्वर। और दोस्तों पश्च स्वर क्या होता है, पश्च स्वर होता है दोस्तों आ, ऊ, ओ और औ। अभी मैं केवल जीभ के प्रयोग के आधार पर बात कर रहा हूँ, मैं स्पर्श करने के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से 2-3 साल हो गए हैं, कोई क्वेश्चन आया नहीं है। आई होप यहाँ से क्वेश्चन बने बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन फिर बता रहा हूँ एग्जामिनर न तो मेरा चाचा है न आपका चाचा है भाई, वो तो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है, सिलेबस से क्वेश्चन देना है उसको, तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये आ गया और इम्पोर्टेंट भी है। मुख विवर खुलने के अनुसार, विवर मीन्स क्या होता है दोस्तों, द्वार, यानी मुख का जो दरवाज़ा होता है, द्वार जो विवर उसको बोलते हैं हिंदी में। पर्यायवाची भी आना चाहिए दोस्तों। कई बार क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमें पता चल गया विवर मीन्स क्या होता है, दरवाज़ा, तो हो सकता है कहीं पर्यायवाची में दरवाजे का पर्यायवाची ना पूछ ले, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो मुख विवर खुलने के आधार पर जो स्वर हैं दोस्तों वह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 4 प्रकार के। साफ साफ आपको दिया रहेगा वहाँ पे। तो दोस्तों पहला होता है वो होता है विवृत। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं लिख दे रहा हूँ विवृत। दोस्तों विवृत मीन्स गोल और वी मीन्स फैल जाना, यानी जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में कह सकते हैं ओपन, यानी ऐसा स्वर जिसके उच्चारण के समय मुख विवर जो है या मुख का द्वार जो है पूरा खुल जाता है। और दोस्तों वो केवल एक ही है, वो है आ। जब हम आ बोलते हैं आ बोलो तो पूरा मुंह खुल जाता है। उसका ठीक उल्टा होता है दोस्तों, वो होता है संवृत। संवृत मीन्स होता है क्लोज, यानी मुख आपका पूरा बंद है, आप फिर भी बोलेंगे। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय मुख विवर लगभग बंद रहता है उसे कहते हैं संवृत, यानी क्लोज। और दोस्तों वो क्या है, ई ऊ, आप बोल के देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इनके अपवाद हैं दोनों। एक है दोस्तों अर्ध विवृत, मतलब मुख खुला तो होगा लेकिन आधा खुला होगा, तो दोस्तों अर्ध विवृत यानी हाफ ओपन उसे कहते हैं। अ, आई और औ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अ, आई और औ, ओ नहीं होगा दोस्तों। अगर मैं ए की बात करूं दोस्तों, ए जो है वह अर्ध विवृत में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ए बोलते हैं दोस्तों तो हमने देखा है ए बोलने पे हमारा मुख पूरा नहीं खुल रहा है और न ही आधा खुल रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, मुख बंद है, लेकिन कैसा बंद है, आधा बंद है ए, ठीक है। और अगर हम बात करूं पूरा बंद वाला क्या था भाई, वो ई और ऊ था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। तो अ, आई और औ ये आते हैं अर्ध विवृत में, और दोस्तों जो बच गए वो क्या है, अर्ध संवृत में। अर्ध संवृत मीन्स क्या होता है कि मुख आधा बंद है, वो है दोस्तों ए और ओ, आप बोल करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ई का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? अगर दोस्तों कभी आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि जो ई है उसको बोलते वक्त जीभ जो है कहाँ पर स्पर्श करती है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, तालू। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं दोस्तों, आप बोल के भी देख सकते हैं। ई जब आप बोलेंगे तो आपका जो जीभ है वो तालू पर लगेगी। और दोस्तों और आ जब हम बोलेंगे दोस्तों तो उसका उच्चारण कहाँ से होता है, वो होता है दोस्तों कंठ से। बोल के देख सकते हैं ओ आ, या दोस्तों जब हम वहाँ व्यंजन में कौ भी कौ खौ गौ गौ भी बोलते हैं वो भी कंठ से ही होता है। नॉर्मली व्यंजन तो सबको याद होते हैं, कौ चौ टौ तौ से याद हो जाता है, लेकिन स्वर याद करना अपने आप में एक बड़ी बात है। जो छात्र मेहनत करते हैं वो इसको याद जरूर करें।
ऊ की बात करूँ दोस्तों तो बहुत सरल है, ओष्ठ यानी होंठों का प्रयोग होता है। ओ औ भी ओष्ठ, लेकिन ओष्ठ होता है प्लस कंठ भी होता है। ओ औ बोल करके देखेंगे तो होंठों का भी प्रयोग होगा और कंठ का भी प्रयोग होगा, उसको कहते हैं दोस्तों कंठोष्ठ। और दोस्तों ए ऐ का प्रयोग होता है दोस्तों कंठ प्लस तालु। ए ऐ बोल करके देखेंगे आप तो कंठ का भी प्रयोग होगा और तालु का भी प्रयोग होगा। इनमें मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये और ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऊ तो कोई भी बता देगा, ओ आ भी कोई भी बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये भी तो प्रश्न बनता है कि री का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों री होता है मूर्धन्य, जीभ टेढ़ी हो जाती है उसमें, ठीक है। चलिए, और अगर मैं अंक की बात करूं दोस्तों, अंक और अयोगवाद होता है ना, तो दोस्तों मैं आपको बताता रहा हूँ यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, अंक जो होता है उसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। मतलब आपने अगर नाक बंद कर दिया तो आप अंक का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। एक प्रकार से नासिक स्वर है। और अह की बात करूं दोस्तों तो उसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वृत्तमुखी स्वर एक होता है दोस्तों वृत्तमुखी, जिसके उच्चारण में होंठ वृत्ताकार यानी गोल हो जाते हैं। तो दोस्तों वो सिंपल है, ऊ और ओ औ, है ना। और इसी में होठों का प्रयोग भी होता है। और दोस्तों बाकी जो बच गए सब वो क्या हो गए हमारे, वो हो गए अवृत मुखी, ठीक है। अवृत मुखी में कौन कौन होंगे दोस्तों, ओ आ ई और ए आई, ये हो जाएंगे अवृत मुखी। और बाकी ऊ और ओ क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वृत्त मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमने ये बात करी अभी तक दोस्तों आपके सामने स्वरों की, तो आई होप स्वर आपके समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों व्यंजन की। ऐसे वर्ण पहले ही मैंने बता दिया है, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं जो किसी स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी मैं व्यंजन बोलूँ, जैसे मैं बोलता हूँ जगदीश, ध्यान से सुनिए, जगदीश, उस समय मैं बोल रहा था ना कि इनका प्रयोग संधि विच्छेद में बहुत है। तो दोस्तों जगदीश शब्द का मैं जब संधि विच्छेद करता हूँ तो व्यंजन संधि वहाँ होती है, तो क्या होता है, जगत धन ईश, है ना। तो दोस्तों ये तो नहीं है, कभी भी संधि में आपने देखा हो ये और ये लिए जाते, तो धन औ है, ऐसे आपको समझ में ज़्यादा आएगा दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊं विद्यालय, तो विद्या धन आलय। अब दोस्तों ये दीर्घ संधि है, ये धौ धन आ, ये धौ पर आ लगा हुआ है दोस्तों, तो ये आ और आ मिलके आ बन गया, तो दीर्घ संधि हुई। तो दोस्तों ये जो आप व्यंजन अभी समझेंगे इसका प्रयोग संधि विच्छेद में भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे दोस्तों क है, तो ये दोस्तों क नहीं है बल्कि कौधन औ है। जितने भी व्यंजन हैं, अगर मैं गौ की बात करूं दोस्तों तो ये गौधन औ है। अगर मैं इसी को गी बना दूं तो गौधन ई है, छोटी ई लगेगी तो गी होगी, नहीं तो गी हो जाएगा। जैसे मैं गिरीश लिख रहा हूँ तो दोस्तों वो गौ पर उस प्रकार से ई की मात्रा लगेगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, 33। कितने माने गए हैं, 33। परंतु द्विगुण व्यंजन जुड़ जाने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप 35 बोलोगे, और परंपरागत रूप से बोलेगा तो आप 33 बोलोगे। कुल बोलेगा, टोटल कुल बोलता है अगर सारे सब मिला करके, तो दोस्तों वो हो जाते हैं कितने, 39। वहाँ पर 4 संयुक्त व्यंजन भी जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं पूछता है, नॉट पॉसिबल, कभी आ ही नहीं सकता है। और ऐसे बोलेगा हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप 35 सही करेंगे, 39 नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। हाँ, यदि बोलता है संयुक्त व्यंजन भी लगा करके, तब होगा आपका 39। कुल में इसलिए नहीं होगा दोस्तों व्यंजन, क्योंकि उनको व्यंजन हम कहते ही नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों वो 2 व्यंजनों के मिलने से फिर जो है बनता है संयुक्त व्यंजन, और जब 2 व्यंजन ऑलरेडी गिने गए तो उनको दोबारा क्यों गिनेंगे। इसलिए कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों आप बोलेंगे 35, और परंपरागत रूप से कहा जाएगा तो आप कहेंगे 33। चलिए कौन कौन है ये बात करते हैं दोस्तों। इसको ट्रिक के तहत याद करना होता है। क च ट त प, क में आ जाएगा क ख ग घ अंगो, फिर चौ में आ जाएगा च छ ज झ यो, ट ठ ड ढ अणो, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब दोस्तों जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए क च ट त प सब में 5-5 है ना, तो हर वर्ग में 5-5 है, तो 5-5 25 हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया था यूटेट के पेपर में, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको,
2017 में 18 में पूछा था कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शी मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते वक्त कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, तो दोस्तों उनकी संख्या है 25। तो स्पर्शी व्यंजन भी इनको कहते हैं। और ये याद करना बहुत सरल है दोस्तों। क्यों, कैसे याद करोगे दोस्तों? क जो है क वर्ग, तो दोस्तों क से कंठ, उसका उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ। तो क ख ग घ अंगो जितने भी हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। चौ छ जौ जौ कितने हैं? ये सब कहाँ है दोस्तों? तालुब्य या तालब्य। तालब्य मीन्स से दोस्तों ताल पर लगेगा, और वो बहुत सरल है, आप बोल कर देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे। ट ठ ड ढ अणो दोस्तों इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य मीन्स होता है दोस्तों जीभ टेढ़ी हो जाती है, ट ठ यानी मूर्झा हो जाती है, ठीक है। फिर त थ द ध दोस्तों बहुत सरल है, दंत यानी दांत, ठीक है। तो दंत व्यंजन इनको कहते हैं। फिर दोस्तों तो के बाद आएगा प वर्ग। दोस्तों ये बीपीडीओ 2016 में 6 मार्च को जो बीपीडीओ का पेपर हुआ था उसमें ये प पूछा गया था। प फ ब भ म दोस्तों इसको बोलने में आपका जो होंठ है वो लगातार प्रयोग में आएंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं ओष्ठ व्यंजन। वेरी सिंपल, यानी ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, लेकिन जिसको नहीं आता है दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी सारी कहानी यहीं से शुरू होनी है। अब दोस्तों ये तो हो गए 25, मैंने तो आपको कितने बताने हैं? 35 बताने हैं पूरे, ठीक है। पहले पूरे बता देता हूँ 35, फिर और बताएंगे दोस्तों। उसके बाद आते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ व्यंजन कौन है पहले उनको समझिए दोस्तों। य रो लो वो, इनको कहा जाता है अंतःस्थ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बीपीडीओ का जब 2018 में पेपर हुआ तो वहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन की परिभाषा पूछ ली गई थी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और एक पेपर में और भी आया था दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसकी परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन व्यंजनों का उच्चारण है वो व्यंजन उच्चारण वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। परिभाषा रट लेना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है। अयोगवाद की तरह नहीं है दोस्तों, अयोगवाद तो 2 प्रकार के थे, ये बीच में है, ठीक है। तो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये परिभाषा आपको रटनी पड़ेगी दोस्तों। क्यों? अगर नहीं रटोगे एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद य रो लौ वो 4 होते हैं अंतःस्थ। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है बड़ा गजब का। कैसे दोस्तों? य और वो, ये देखिए पहला और लास्ट, इनको एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अर्ध स्वर। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन अर्ध स्वर हैं या कौन अर्ध स्वर है। वहाँ दोस्तों ऑप्शन में ना आपको अर्ध स्वर है कहेगा, अंक हो भी दे देगा। दोस्तों ये तो अयोगवाद है, अर्ध स्वर नहीं है। अर्ध स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? य और वो को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और इनका उच्चारण स्थान कहाँ होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ, तालु। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा है तो हमको इनको भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है वो 25 से ही पूछेगा, स्पर्शी व्यंजन 25 ही हैं, लेकिन ये हटके हैं, लेकिन इनका स्पर्शी स्थान पूछ लेगा तो हम कहेंगे तालु। और दोस्तों रॉ की बात करूँ मैं दोस्तों, तो रॉ को एक नया नाम दिया जाता है दोस्तों, उसको कहते हैं वत्स। क्या कहते हैं? वत्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, उच्चारण नाम नहीं है बल्कि रॉ का उच्चारण स्थान कहाँ है? वत्स। वत्स क्या होता है दोस्तों? दंत मूल मसूड़ा, यानी जो मसूड़ा को कहते हैं वत्स, दांत की जड़ से रॉ का जो है उच्चारण होता है। और लौ दोस्तों, लौ को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? दंत मूल मसूड़ा, ये उच्चारण स्थान है। लेकिन दोस्तों इन दोनों को मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि रॉ और लौ, दोस्तों रॉ को लुंठित व्यंजन और लौ को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया वो। और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि वो का उच्चारण स्थान कहाँ है। दोस्तों वो का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। जैसे दोस्तों हमने वहाँ कंठोष्ठ पढ़ा था ना, ओ औ पढ़ा था, कंठोष्ठ था, यानी ओष्ठ और कंठ दोनों था, लेकिन यहाँ दंतोष्ठ है दोस्तों। ये क्वेश्चन 28 अक्टूबर के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। मैं आज आपको फिर ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए बना रखा है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या क्या समझना है? य और वो है अर्धस्वर, रॉ और लौ का उच्चारण स्थान है वत्स, दंतमूल मसूड़ा, और वो जो है वो का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, प्रयत्न के आधार पर
लौ एक पार्श्विक व्यंजन होता है। कैसा होता है? पार्श्विक व्यंजन। पूछ लिया गया है दोस्तों एक क्वेश्चन। और रौ को कहते हैं दोस्तों लुंठित व्यंजन। और य और वो को पहले ही बता दिया है, इसको कहा जाता है अर्धस्वर व्यंजन। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख के किसी स्थान से रगड़ करते हुए ऊष्मा गर्मी उत्पन्न करती है। यानी ऐसे व्यंजनों को बोलने में हमें मुख से क्या होगी? गर्म आहट निकलेगी, यानी घर्षण होगा मुख में। इनको दोस्तों ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और एक नाम और है इनका दोस्तों, आप लिख सकते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी, कहीं कहीं खाली संघर्षी लिख दिया जाता है दोस्तों। संघर्षी का क्या मतलब है? घर्षण से है, ठीक है। तो यानी जब घर्षण करेंगे तो अपने आप ऊष्मा निकलती है। और आपको पता है जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ती हैं तो वहाँ से हीट जनरेट होती है ना। तो ये चार हैं दोस्तों। कौन कौन हैं? श, 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 ह। तो दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग तालुव्य स्व, क्योंकि दोस्तों इसका उच्चारण स्थान ही तालुव्य से होता है, यानी ताल पे। ये भी क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कई बार, क्योंकि वहाँ 25 जो होते हैं वो तो बहुत सरल होते हैं। कचोटो तपो टप तो योरो लोवो, और यही है उच्चारण स्थान पकड़ने के लिए। और दोस्तों शो, ये जो पेट फटा वाला शो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मूर्धन्य शो। ये तो सभी को याद आता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला शो जो होता है दोस्तों तालुव्य शो होता है। और जो शो होता है दोस्तों सरला बहन वाला, ये होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों दंतमूल, यानी मसूड़ा वत्स जिसको कहते हैं। और दोस्तों ह तो बहुत बार पूछा गया है। ह का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ के भीतर, कंठ से, ठीक है। तो चाहे हम क वर्ग की बात करें या ह की बात करें, सब कंठ से ही होते हैं। और यह जो है स्वरयंत्र से, स्वरयंत्र भी बोला जाता है इसको, हो स्वरयंत्र भी बोलते हैं, कंठ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब एक होता है दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। अच्छा, मैंने 25 आपको वो बताए दोस्तों, उसके बाद मैंने आपको फिर अंतःस्थ बताए 4, तो 29 हो गए। 4 मैंने आपको संघर्षी बताए, तो कितने हो गए? 33। अब मैंने 35 बनाने के लिए दोस्तों 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है दोस्तों कि पहले जीभ ऊपर उठे फिर मुड़कर तेजी से गिरे, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। यानी एकदम से जीभ झटके से गिर रही है। तो दोस्तों ये 2 व्यंजन हैं। और वो कौन कौन हैं उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों? अभी हमने ऊपर पढ़ा था डो ढो, डो ढो, वहाँ क्या थे? ये मूर्धन्य व्यंजन। लेकिन अगर इनके नीचे ये लग गया तो दोस्तों इनका नाम हो जाता है उच्छिप्त व्यंजन। और दोस्तों इसका एक और नाम है डो ढो को। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक डो तो ये होता है डो ढो, और एक डो ढो होता है, इसके बिंदी लग गया, यानी है तो एक ही, इसके 2 रूप हैं। तो इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण, 2 गुण हैं। तो एग्जाम में इसीलिए परंपरागत रूप से कभी कहेगा तो आप 33 ही कहेंगे, और वैसे कुल कहेगा तो आप 35 कहेंगे। तो ये 2 बार हो गए एक तरीके से, लेकिन द्विगुण है, 2 गुण हैं इनके, ठीक है। डो ढो, ठीक है, बोला एक ही जाता है। लेकिन दोस्तों इनका एक और नाम है, क्या है? द्विगुण व्यंजन। और एक नाम क्या है? उच्छिप्त व्यंजन। एक और नाम है दोस्तों, वह है विकसित व्यंजन, क्योंकि दोस्तों इनको विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 ये वाले होते हैं ना आपके, सॉरी इसको काटता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ डो ढो, ये तो मूर्धन्य व्यंजन है, नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों जब ये लग जाएगा ना, ये 2 ऐसे व्यंजन हैं जो संस्कृत में नहीं होते हैं। यानी इनका निर्माण कहाँ से हुआ? हिंदी से ही विकसित होकर के यह आए। दोस्तों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी से विकसित होकर के इनका जन्म हुआ, तो इनको विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों कितने हो गए? टोटल 35 कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हमने इन व्यंजनों में समझना है कि क्या अल्प प्राण होता है, क्या महाप्राण होता है। अल्प प्राण व्यंजनों की बात करूं दोस्तों, बहुत सरल है, बहुत ईजी है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलते, जैसे अभी हमने वहाँ हर्ष दीर्घ पढ़ा था, बस वैसे ही है। तो जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उनको कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन, और जिनसे अधिक हवा निकलती है उनको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। दोस्तों शिक्षपाल सिंचाई विभाग के पेपर में आया था। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है दोस्तों वह क्या होता है? अल्प प्राण। जैसे हमने क चौटो तपो पढ़ा था ना, तो क ग अंगो, वैसे चौ में च, फिर छ छोड़ के ज, फिर झ छोड़ करके यो,
तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी दोस्तों क च ट त प जो 25 है ना, उसमें हम बहुत आसानी से बता देंगे कि किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये क्या होगा, अल्प प्राण। तो अब बच गया दूसरा और चौथा, और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, महाप्राण। यानी दोस्तों जो हमने ऊपर पढ़े थे, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ आपको व्यंजन, अगर जिसको कंफ्यूज हो रहा हो तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क च ट त प, यहाँ पर देखिए पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा, और हर वर्ग में ऐसे ही ये देखिए, और दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। यानी ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, घबराने की बात नहीं है, याद हो जाएगा आपको चुटकी में। अल्प प्राण महाप्राण तो आपको याद हो गया। लेकिन दोस्तों अल्प प्राण महाप्राण कहाँ दिक्कत कर देता है, जहाँ पर ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, योर और लोव में। तो अंतःस्थ व्यंजन थे योर और लोव, मैंने बताया था योर और लोव जितने भी हैं दोस्तों उनको बोलोगे योर और लोव, यानी मुख से ज़्यादा श्वास नहीं निकल रही है, तो दोस्तों ये क्या होंगे, अल्प प्राण। ये आपको सरल हो गया याद करना। श श श हो, श श श हो, बोलने में ही दोस्तों घर्षण लग रहा है, ज़्यादा हवा निकल रही मुँह से। भाई जब ये घर्षण वाले व्यंजन है तो ज़्यादा हवा निकलेगी, ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, महाप्राण। सिंपल है। और दोस्तों कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि जो ये डॉ होता है, अब वहाँ तो हमको पता है ना डॉ का जहाँ मूर्धन्य में, ये तो हम बता देंगे क्योंकि ट ठ डॉ, डॉ जो हो जाएगा तीसरा है तो अल्प प्राण हुआ ऑब्वियसली। लेकिन कभी भी अगर ऐसे आ जाए ये वाला डॉ, तब भी ये अल्प प्राण ही होगा। और अगर दोस्तों ढौ आ जाए, ढौ पूछ ले, तो दोस्तों वैसे भी चौथा है ना, ट ठो डो ढो है तो महाप्राण ही, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे ये बिंदी भी लग जाएगा तब भी यह महाप्राण व्यंजन ही होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें अल्प प्राण महाप्राण आपको समझ में आ गया। घोष अघोष की बात करता हूँ दोस्तों। घोष को दोस्तों सघोष भी बोलते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, यानी जीभ जो है वाइब्रेशन करती है, तो उनको कहते हैं घोष या सघोष व्यंजन, या वर्ण भी कह सकते हो आप, जिनमें कंपन होता है। जिनमें कंपन नहीं होता है दोस्तों उसको कहते हैं अघोष व्यंजन। क्या कहते हैं, अघोष। इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आप गौ खो गौ में ही लगा लीजिए दोस्तों, देखिए गौ हो गया, घौ हो गया और अंग हो गया। दोस्तों जब आप इन तीनों को बोलोगे तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपके जो जीभ है वो वाइब्रेट करेगी। कैसे, क ख क ख बोलने में जीभ को वाइब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप ग बोलोगे दोस्तों, ग घ अंगों, तो आपके जीभ को हिलना डुलना पड़ेगा, यानी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होगा। इसलिए ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है दोस्तों, वह होता है सघोष। सघोष बोले तो घोष जिसको कहते हैं, ठीक है। अघोष क्या होता है दोस्तों, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। तो किसी भी वर्ग का क्या बच गया, पहला और दूसरा, क ख च छ त थ, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब समस्या क्या आ जाएगी, जहाँ योर और लव है वहाँ क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, वहाँ तो फॉर्मूला काम करेगा नहीं दोस्तों। योर और लव सारे सघोष होते हैं, सघोष बोले तो घोष होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही बात है, कभी कभी सघोष लिख देता है, कभी घोष लिख देता है। आपको अघोष आना चाहिए, अपने आप घोष सघोष समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों बात करूँ मैं श की, तो दोस्तों श ये तीन जो है श यह होते हैं सघोष व्यंजन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या, नहीं, श ये तीन होते हैं दोस्तों अघोष। वैसे बोलने में भी आपको लगे श, ठीक है। ये तीन होते हैं अघोष व्यंजन। और यहाँ पर ह स्पेशली गोल कर रखा है मैंने, ह क्या होता है, सघोष व्यंजन। तो कभी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सारे सघोष होते हैं। या तो आपको क च ट त प से कोई दे देगा, या वो क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से ह को देगा कि ह किस प्रकार का व्यंजन है, सघोष है और महाप्राण भी है, ऊपर हमने पढ़ा था। तो सघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, ऐसे ऑप्शन बना सकता है। अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों इसको, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करूँ डॉ ढौ की में, तो दोस्तों डॉ ढौ की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यह क्या होते हैं, डॉ और ढौ दोनों क्या होते हैं दोस्तों, सघोष व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तीसरा वो चौथा व्यंजन होता था, ठीक है। क्योंकि ट ठ डॉ ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ट ठ डॉ ढौ, चाहे बिंदी लगे चाहे न लगा हो, ये क्या होंगे, सघोष होंगे, अघोष नहीं हो सकते। चलिए अब लास्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा। अब आपने देख लिया, हमने वहाँ 35 पढ़ लिए थे, लेकिन मैंने कहा था कि अगर मैं टोटल 52 की बात करूँ तो इसमें क्या होता है
कि 39 व्यंजन होते हैं प्लस 13 क्या होते हैं स्वर। तो 9 3 12 मिला के कितने हो गए दोस्तों 52। तो मुझे 52 पूरे करने हैं। अभी तो मैंने आपको वहाँ वो बताए थे, यहाँ पर मैंने आपको 35 ही बताए हैं। तो दोस्तों 39 होने के लिए 4 और होते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी इसीलिए इनको नहीं गिना जाता है कि 2 व्यंजन जो हमने पहले ही गिन चुके हैं 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप कहोगे सर क भी तो दोनों के मेल से बनता है। दोस्तों वो क जो है ना क धन अ होता है वो स्वर के मेल से बनता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है 2 अलग अलग व्यंजन मिल करके, जैसे दोस्तों पहला हमारा जो संयुक्त व्यंजन होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, वो होता है श्यो श्रवण कुमार वाला। तो दोस्तों ये किससे मिलके बना है, ये मिल के बना है सौ धन रौ, ठीक है। तो इसके नीचे ऐसे लगा देते हैं क्योंकि ये इसके बाद जुड़ता है, इसके आगे नहीं लगाएंगे, सौ धन रौ। एग्जाम में पूछ लेता है कि 100 का जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है, सौ धन रौ से हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों कक्षा वाला जो होता है दोस्तों, तो ये कौधन शौ से मूर्धन्य शौ से बना है। त्र दोस्तों तौधन रौ से बना है। ज्यों दोस्तों जौधन यों से बना है। तो दोस्तों बहुत सरल है, इसमें इसको याद कर लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। हाँ तो आगे कुछ है नहीं दोस्तों इसमें अब पूरा। और दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। और इस प्रकार से व्यंजन को आज हमने पढ़ा पूरा, वर्णमाला को पूरा पढ़ा। तो दूसरा चैप्टर हमारा वर्णमाला वाला कंप्लीट होता है। इसके MCQC लगाइएगा दोस्तों। अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया हो तो आप क्या कीजिएगा कि इसके जो MCQC हैं अपनी बुक में लगाइएगा, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, यही कहूँगा छात्रों, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। धन्यवाद।